स्टार्ट करते हैं कि नॉन मेटल क्या है। ठीक है, नॉन मेटल्स के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कह सकते हैं दोज स्पीसीज which gain electrons to form electronegative ions, that is anions, are called नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स के बारे में और अगर डीपली जाने तो नॉन मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीजें, जैसे कि आपको एक प्रॉपर्टी बताया गया था मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी में बताया गया था कि जो मेटल है उसको हम लोग क्या करते हैं, थिन शीट में बदल देते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट। ठीक है, पतले चादर में बदला जा सकता है ना। तो मैलिएबिलिटी, अब मेटल्स, नॉन मेटल जो है ये मैलिएबल नहीं होते, इसमें मैलिएबिलिटी का कोई गुण नहीं पाया जाता। एक है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो डक्टिलिटी का मतलब होता है कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स। तार में बदला जा सकता है। तो मेटल, नॉन मेटल जो होते हैं ये डक्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है, अगर बात करें ये हार्ड भी नहीं होते, दे आर नॉट हार्ड। ठीक है, ये हार्ड नहीं होते। अच्छा, लेकिन एक चीज है, इसका एक्सेप्शन आपको देखना पड़ेगा। डायमंड जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, डायमंड जो कार्बन का एलोट्रॉप है इज द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस। डायमंड जो है एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, वो हार्डेस्ट मतलब सबसे कठोरतम पदार्थ है प्रकृति में, प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये बैड कंडक्टर होता है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन फिर इसमें एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट भी क्या है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है, कार्बन का एक रूप है, अपरूप है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। ये जो ग्रेफाइट है इज अ गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ग्रेफाइट का यूज जो है सेल बनाने में भी होता है। ठीक है, आगे एक और चीज है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब होता है भंगुर, मतलब कि उसको हथौड़े से पीटने पे वो पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे कि आप कोयले को अगर हथौड़े से मारे तो वो एक पाउडरी मास में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कि वो क्या होता है, ब्रिटल होता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो ये जो नॉन मेटल्स होता है मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। ठीक है, अगर हम बात करें सॉलिड नॉन मेटल्स की, सॉलिड जो सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, सॉलिड के बारे में, तो जो कार्बन है
कार्बन ये सॉलिड फॉर्म में होता है। कार्बन के अलावा हम बात करें तो सल्फर होता है, सल्फर ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। इसके अलावा बात करें तो जो फास्फोरस होता है, ये जो फास्फोरस ये भी सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, आगे बात करें तो लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा नॉन मेटल्स होता है, लिक्विड फॉर्म में कौन कौन सा नॉन मेटल्स होता है। लिक्विड फॉर्म की अगर हम बात करें तो लिक्विड फॉर्म में एक एग्जांपल है जो कि है ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें तो गैसियस फॉर्म में या गैस फॉर्म में कौन सा नॉन मेटल होता है, कौन सा नॉन मेटल्स होता है जो गैसियस फॉर्म में होता है। तो इसका बहुत सारा एग्जांपल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसके अलावा क्लोरीन है, क्लोरीन है, ये सब जो है गैसियस फॉर्म में पाया जाता है। ओके, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। एक और चीज, नॉन मेटल्स जो होते हैं उनकी डेंसिटी लो होती है। नॉन metals have very low densities, मतलब इसकी जो डेंसिटीज होगी वो क्या होगी, वो कम होगी। एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, इसका जो अच्छा डेंसिटी कम होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो नॉन मेटल्स होते हैं ये लाइट सब्सटेंसेस होते हैं। लाइट का मतलब होता है हल्का, लाइट सब्सटेंसेस, ये लाइट सब्सटेंसेस होते हैं, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी चीज है इसके बारे में बात करना था कि नॉन मेटल्स जो होते हैं, नॉन मेटल्स इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली लो होता है, किससे, तो मेटल के अपेक्षा। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल का जो है वो लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। अब और प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें नॉन मेटल की, नॉन मेटल्स आर नॉन सोनरस, मतलब कि ये जो है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक, नॉन सोनरस, ये कोई भी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस। सोनोरिटी के बारे में मैंने आपको बताया था मेटल में कि जब भी मेटल को किसी भी चीज से स्ट्रक या बीट किया जाता है तो वो क्या होता है, उसमें से एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, लेकिन नॉन मेटल के साथ ऐसी कोई भी बात नहीं है। आगे अगर हम लोग ठीक, आगे अगर हम लोग बात करें तो नॉन मेटल्स आर नॉन लस्चरस, मतलब कि उसमें कोई चमक भी नहीं होती। लस्चर का मतलब होता है चमक। मैंने आपको बताया था लस्चर के बारे में कि मेटल्स हैव लस्चर, मेटल्स पॉजेस लस्चर, मतलब कि मेटल में कोई ना कोई खास चमक होती है। जब भी हम मेटल को पॉलिश करते हैं तो मेटल चमकता है, लेकिन ये जो नॉन मेटल है ये नहीं चमकता है, ठीक है। एक इसमें भी एक्सेप्शन है, आयोडीन और डायमंड, इन दोनों में चमक है, ठीक है, इसमें भी, और दोनों का दोनों क्या है, नॉन मेटल है, तो ये इसका एक्सेप्शन है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो नॉन मेटल्स है उसका अलग अलग कलर हो सकता है। नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। नॉन मेटल्स के बारे में बात करें तो वो अलग अलग कलर के हो सकते हैं। अब समझिएगा मेरी बात को ध्यान से, जैसे कि एग्जांपल इसका लेते हैं, जैसे कि आप बात करें सल्फर, सल्फर जो होता है ये येलो होता है, सल्फर जो होता है आपका येलो होता है। उसके अलावा बात करें फास्फोरस, ये या तो व्हाइट होता है या तो रेड होता है। आगे बात करें ग्रेफाइट के बारे में, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है तो ग्रेफाइट कार्बन का एक फॉर्म है, ये जो होता है ब्लैक होता है, ठीक है। इस तरीके से आप, या अगर आप बात करें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ये दोनों कलरलेस होते हैं, ये दोनों कलरलेस होते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग नॉन मेटल्स का अलग अलग कलर होता है। तो ये चीज मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे।
बात करें तो अब हम लोगों को जानना है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब हम लोगों का जो अगला टॉपिक होगा वो होगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अगर हम बात करें तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या, सबसे पहले तो रिएक्शन देखते हैं इसका नॉन मेटल्स का ऑक्सीजन के साथ। सबसे पहला है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन मतलब कि नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, यहां लिखते हैं नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। इसके अलावा बात करिए जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होता है ये एसिडिक इन नेचर होता है, ये एसिडिक नेचर का होता है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इसका हम लोग कई सारा एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे सल्फर गिव्स sulfur dioxide when it reacts with oxygen in air। ठीक है, अब क्या होगा, सल्फर प्लस ऑक्सीजन क्या बना, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की संख्या 2 तो डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की संख्या 1 रहती तो मोनोऑक्साइड। समझ पा रहे हैं इतना। आगे अगर हम बात करें तो यहां पे हम लोग एक चीज और एक प्रॉपर्टी जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, सल्फर caught fire when exposed to air। सल्फर में स्वतः आग लग जाता है, स्वतः खुद से स्पॉन्टेनियसली, जब उसको एक्सपोज किया जाए एयर में तो। ठीक है, बात करें एक और एग्जांपल ले सकते हैं, ये एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2 ले सकते हैं कि व्हेन हाइड्रोजन reacts with oxygen it gives water। हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो ये वाटर देगा, H2 प्लस O2। वाटर का होता है H2O, बैलेंस करो, इधर 2 से गुना करो, इधर भी 2 से गुना करो, अब बैलेंस हो गया। ये जो है वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। ओके, इतना मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। एक और चीज है, एक और रिएक्शन है जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हेन कार्बन इज बर्न्ड इन इनसफिशिएंट या लिमिटेड, इनसफिशिएंट के जगह एक और वर्ड का इस्तेमाल हो सकता है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक टॉक्सिक गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, मोनोऑक्साइड इज अ टॉक्सिक गैस। एक टॉक्सिक मतलब ये जो इसमें अगर हम लोग सांस लेते हैं तो हमारे लिए क्या हो सकता है, बहुत ही ज्यादा लेथल हो सकता है, खतरनाक हो सकता है। लिख सकते हैं यहां पे, इनहेलिंग ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला, में प्रूफ फेटल। ओके, देखिए यहां पे रिएक्शन इसका, कार्बन है, ऑक्सीजन
आया, कार्बन मोनोऑक्साइड बना, ठीक है। तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अब ये बन गया। ये जो आपका बना ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक। ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड के बारे में। अब हमारा टॉपिक है ठीक है, नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या है, तो इसके बारे में बात करें। ये एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। एक चीज लिख लेते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। सॉल्यूशन ऑफ non-metal oxides turns blue litmus to red। नॉन मेटल ऑक्साइड का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि सारा एसिड जो है ऐसा ही करता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें, इसका कुछ रिएक्शंस देखें कैसे होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स carbonic acid when dissolved in water। इसका रिएक्शन कैसे होगा, तो बात करें कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O क्या बनेगा, H2CO3। ये जो H2CO3 बना ये क्या है, ये आपका कार्बोनिक एसिड है, ठीक है। आगे बात करें सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में। ये पहला एग्जांपल, अब दूसरे पे आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड gives sulfurous acid when dissolved in वाटर। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या देता है, सल्फ्यूरस एसिड देता है जब उसको डिसॉल्व किया जाता है वाटर में। इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, इसका रिएक्शन देख लीजिए। SO2 प्लस H2O क्या बनेगा, H2SO3। आपने सल्फ्यूरिक एसिड सुना है, H2SO4। सल्फ्यूरस एसिड में भी आपके लिए फर्स्ट टाइम हो सकता है, ये होगा सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। आगे बात करें सल्फर डाइऑक्साइड जो है अच्छा, ये एक चीज समझा, सल्फर डाइऑक्साइड गिव्स सल्फर ट्राइऑक्साइड when it reacts with oxygen। बात करें सल्फर डाइऑक्साइड SO2 ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, क्या बनाया, SO3 बनाया। क्या कर सकते हैं, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 6 ऑक्सीजन है ना, इधर फिर 2 से गुना कर देंगे, अब ये बैलेंस्ड हो गया। देखिए ये है सल्फर डाइऑक्साइड और ये है आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। आगे बात करें, अब सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है वो जब उसको डिसॉल्व करेंगे वाटर में तो क्या देगा, सल्फ्यूरिक एसिड देगा। सल्फर ट्राइऑक्साइड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड when dissolved in वाटर। सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखो SO3
इसको डिसॉल्व किया वाटर में, क्या बना? H2SO4। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड। अब जानना है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। क्लोरीन के साथ किस प्रकार से नॉन मेटल का रिएक्शन होता है वो देखते हैं। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ क्लोरीन। नॉन मेटल्स का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कैसे होगा? क्लोराइड बनाएगा, सिंपल बात है। जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो लिखेंगे नॉन मेटल्स गिव्स रेस्पेक्टिव क्लोराइड when they react with क्लोरीन गैस। नॉन मेटल जब है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? क्लोराइड बनाएगा। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड when it reacts with क्लोरीन गैस। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट किया, HCl 2HCl बना। यहां पे देखिए क्या है? हाइड्रोजन है। यहां पे देखिए क्या है? क्लोरीन है। यहां पे देखिए क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कह लीजिए या हाइड्रोजन क्लोराइड कह लीजिए, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख देते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये था एक नॉन मेटल का क्लोरीन के साथ रिएक्शन। ठीक है, आगे आगे देखिए, फास्फोरस गिव्स फास्फोरस क्लोराइड when it reacts with क्लोरीन। क्या हो जाएगा यहां पे? P4Cl2 रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? PCl3। क्या होगा? यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, तो यहां पे 6 हो जाएगा, 6Cl2। यही हो गया एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोजन का केस आपने देखा, फास्फोरस का केस देखा। आपको पहले बताया गया था कि एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी रिएक्शन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब भी दो नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन होता है तो क्या बनता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। और क्योंकि इसका एग्जाम्पल भी कई सारा बताए थे, जैसे कि हाइड्रोजन है, अगर इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो कैसे होगा? दोनों तो नॉन मेटल है, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन रखा। अब देखो दोनों का अपना अपना ड्यूप्लेट पूरा हो जाएगा। इसका ड्यूप्लेट इधर पूरा हुआ, इसका ड्यूप्लेट इधर पूरा हुआ। अब क्या बन गया? हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना, अब बन गया H2। यहां पे क्या बना? यहां पे बना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसके बारे में बताया जा चुका है पहले भी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। आगे बात करें उसी तरीके से, सेम तरीके से आपको अगर ऑक्सीजन के बारे में बोला गया तो ऑक्सीजन के बारे में कैसे बोला गया? ऑक्सीजन, इसका 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर दिए इस तरीके से। अब देखिए इस ऑक्सीजन का कैसे पूरा होगा? इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 2 4 6 8। अब इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। अब दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, और फिर जो बच गया रिमेनिंग उसको एज इट इज लिख देंगे। जो बच गया उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बच गया O2। यहां पे क्या चीज का एग्जांपल हो गया? ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ये हो गया डबल कोवैलेंट बॉन्ड। उसी तरीके से आपको नाइट्रोजन का भी एग्जांपल दिया गया था। नाइट्रोजन का कितना होता है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 होता है, 3 3 रखा, इधर 2 बचा। अब नाइट्रोजन क्या काम करेगा? इस तरीके से बॉन्ड बनाएगा, देखिए इस तरीके से शेयर करेगा इलेक्ट्रॉन को, इस तरीके से शेयर करेगा। तो यहां क्या होगा? नाइट्रोजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन 1 बॉन्ड। नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन बच गया उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, N2। ये होता है आपका ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट
बॉन्ड। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये रहा पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, और ये था मेटल्स एंड नॉन मेटल चैप्टर का लास्ट लेक्चर। अब आपका ये चैप्टर होता है खत्म। तो आज के लिए बस इतना ही।